नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की क्विज जो है क्विज नंबर 7, जहां हम बात करेंगे क्विज नंबर 6 के बाकी बचे 5 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं हमारी क्विज पर, जिसमें ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक प्रधानमंत्री चाणक्य को माना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक प्रधानमंत्री चाणक्य को माना जाता है। देखिए चाणक्य जो थे, इनका जो मूल नाम था वो था विष्णुगुप्त तथा इनको चाणक्य और कौटिल्य, इन दो नामों से भी और जाना जाता है। मूल नाम इनका था विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य इनके उपनाम थे। ये विष्णुगुप्त जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में और आचार्य थे, यानी कि वहां पर पढ़ाया करते थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जहां पर बहुत सी विषयों की जो शिक्षा है वो एक स्थान पे दी जाती थी, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। मतलब वर्तमान पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वहां ये स्थित था। क्लियर, वहां ये विष्णुगुप्त जो थे आचार्य थे। अच्छा, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। चाणक्य का लिखा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है, जो कि संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा। सबसे पहली बात, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा तथा इसका विषय जो था वो था राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो अब ये प्रधानमंत्री चाणक्य जो है इन्होंने अर्थशास्त्र में और कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो उन सिद्धांतों में से हमें देखना है कि कौन सा सिद्धांत इस अर्थशास्त्र में चाणक्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए बोलता है लौह विजय का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी बोलता है मंडल सिद्धांत, ऑप्शन सी बोलता है राजत्व का सप्तांग सिद्धांत, और ऑप्शन डी बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लौह विजय का सिद्धांत। तो ये लौह विजय का सिद्धांत जो है ये प्रधानमंत्री चाणक्य इनको इसलिए बोला जाता है कि बाद में ये जाके और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की संस्थापना की, उसके ये प्रधानमंत्री तथा गुरु थे, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो ये लौह विजय का सिद्धांत जो है ये चाणक्य द्वारा प्रतिपादित है अर्थशास्त्र में। इस लौह विजय के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जब मगध देश पर नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को जब इन्होंने राजा नियुक्त किया मगध देश का और मौर्य वंश की स्थापना की, तब इन्होंने बताया इस लौह विजय के सिद्धांत के द्वारा कि राजा जो है उसको दृढ़ इरादों वाला होना चाहिए, यानी कि उसको मजबूत इरादों वाला होना चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने लौह विजय का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा इसमें लौह विजय के सिद्धांत में इसने राजा को मजबूत इरादों वाला बताया। तो इसलिए लौह विजय का सिद्धांत जो है ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा प्रतिपादित है। क्लियर, अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सिद्धांत की, जो है मंडल सिद्धांत बी। तो मंडल सिद्धांत बी और आचार्य चाणक्य द्वारा और अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया गया है। मंडल सिद्धांत में इन्होंने बताया कि कैसे पड़ोसी राज्यों से कैसे संबंध होने चाहिए, एक राज्य के पड़ोसी राज्यों से और किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, तथा पड़ोसी राज्य मित्र और शत्रु दोनों हो सकते हैं। पड़ोसी राज्य मित्र भी हो सकते हैं तथा शत्रु भी हो सकते हैं। ठीक है, तथा पड़ोसी राज्य जो हैं उनमें पड़ोसी राजा जो है वो पड़ोसी राज्य को जीतने की इच्छा भी रख सकता है, और ऐसे राजा के लिए इन्होंने विजिगीषु शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में और इस मंडल सिद्धांत के अंतर्गत किया। कई बार क्वेश्चन आता है कि मंडल सिद्धांत में दूसरे राज्य को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा के लिए चाणक्य ने किस शब्द का प्रयोग किया, विजिगीषु शब्द का प्रयोग किया। क्लियर,
ये है मंडल सिद्धांत, तो ये भी आचार्य चाणक्य द्वारा प्रतिपादित है। इसके अलावा ऑप्शन सी बोलता है राजत्व का सप्तांग सिद्धांत। देखिए ये राजत्व का सप्तांग सिद्धांत जो है ये आचार्य चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में प्रतिपादित और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्लियर। इस सिद्धांत के अंतर्गत और आचार्य चाणक्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। राजत्व का सप्तांग सिद्धांत यानी कि राज्य के 7 अंगों का वर्णन इन्होंने किया है राजत्व के सप्तांग सिद्धांत में। कौन कौन से? सबसे पहले स्वामी राजा, अमात्य मंत्री, कोष राजकोष, दुर्ग किला, जनपद प्रजा भूमि, सुहद मित्र राष्ट्र, दंड यानी कि सजा। इन 7 अंगों का और एक राज्य के लिए इन्होंने वर्णन किया है। तो राजत्व का सप्तांग सिद्धांत भी आचार्य चाणक्य द्वारा पढ़ती। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं की बजाय उपरोक्त सभी, ये गलत मिसप्रिंट है, यहां आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी सिद्धांत जो हैं आचार्य चाणक्य के द्वारा प्रतिपादित हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, सूची वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूची फेस्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची फेस्ट में क्या बताया गया है? विश्व खेल संस्थाएं, विश्व की जितनी भी खेल संस्थाएं हैं वो, और सूची 2 में उन संस्थाओं से जुड़े संबंधित खेल, यानी कि कौन सी संस्था जो है वो कौन से खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए बोलता है फीफा, FIFA, फीफा। देखिए फीफा की बात करें तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये फीफा जो है ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन 2 यानी कि फुटबॉल से। और ये फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और फीफा का मुख्यालय है। तो ऑप्शन ए जो है इसका हो गया सूची 2 में 2, तो ए इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद IHF का पूरा नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका जो मुख्यालय है ये भी स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना है ये हुई 1924 में। और फीफा की हमने फीफा की बात की, फीफा की स्थापना जो हुई थी वो सन 1904 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसी प्रकार IHF का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो कि हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन बी का और राइट आंसर हो गया ए। तो बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। अब बात करते हैं सी की। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना जो है वो हुई सन 1909 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो है दुबई में। तो आईसीसी हो गया क्रिकेट से संबंधित, यानी कि 4, तो सी का हो गया कूट संख्या 4। इसके बाद डी, आईओए का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई सन 1894 में और इसका जो मुख्यालय है वो भी है लोसने स्विट्जरलैंड में। तो डी का हो गया 4, तो डी इक्वल टू 4। अभी कूट में हम इसको देख लेते हैं। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू आईसीसी क्रिकेट 4 और डी इक्वल टू 3, आईओए इक्वल टू ओलंपिक। ठीक है, तो डी इक्वल टू 3। तो अभी देखते हैं कूट में इसका राइट आंसर कौन सा है। फर्स्ट कूट बोलता है क्या? A2 B1, C4 D3। तो इस प्रकार कूट संख्या क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, A2 B1 C4 D3। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कथन सही है या कारण सही है। अगर दोनों सही है तो इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। क्लियर। कथन ए क्या बोलता है, ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। कारण आर बोलता है रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में सर्वाधिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में सर्वाधिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उससे निकलता है लावा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा। ज्वालामुखी विस्फोट होने से लावा निकलता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। और इस मैग्मा के जमने से, जब ये मैग्मा जमता है तो उससे बनती हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, इस तथ्य को समझ लीजिए। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे लावा निकलता है जिसको मैग्मा बोला जाता है और इस मैग्मा के जमने से और आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कारण क्या है, कथन ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। कारण आर, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में सर्वाधिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए इस रिंग ऑफ पैसिफिक फायर की बात करें, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर प्रशांत महासागर के नजदीक एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ पैसिफिक फायर। इसको रिंग ऑफ पैसिफिक फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर सर्वाधिक विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी और इसी स्थान पर पाए जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में पाए जाते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के समीप है, प्रशांत महासागर के अंतर्गत स्थित है। क्लियर। जहां पर विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इसलिए इसको रिंग ऑफ पैसिफिक फायर बोलते हैं। तो जब विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहां हैं तो वो फटेंगे और वहां सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, सही है ना। तो यहां जब सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं तो वो सबसे ज्यादा यहां पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण करेंगे। इस प्रकार कारण आर भी बिल्कुल क्लियर सही हो गया। अब इन दोनों में संबंध देखें। देखिए रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में जब सर्वाधिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं तो इसका मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, इसीलिए रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में सर्वाधिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इसका मतलब इन दोनों में बिल्कुल सही से संबंध स्थापित हो गया। अभी इसका कूट में आंसर देखेंगे। ऑप्शन क्या बोलता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर यहां पर हो गया है। ठीक है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगेन कथन और कारण वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में देखिए कथन क्या बोलता है, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कथन ये बोलता है भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कारण आर बोलता है हमारे संविधान में 2 अथवा अधिक राज्यों हेतु एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान भी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कौन सा सही है, उसके बाद में इन दोनों में आपसी संबंध स्थापित करेंगे। देखिए भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या पर, देखिए उच्च न्यायालय के अगर प्रावधान की बात करें तो हमारे संविधान के अध्याय 2 भाग 6 आर्टिकल नंबर 214 में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। यानी कि किसी भी राज्य हेतु, प्रत्येक राज्य हेतु और एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था दी गई है। उच्च न्यायालय। क्लियर। हमने क्या बोला, संविधान में अध्याय 2 के भाग 6 में आर्टिकल 214 में और प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। क्लियर, जो कि किसी भी राज्य की
और सर्वोच्च न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग होगा उच्च न्यायालय। राज्य की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग, देश की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग हमारा उच्चतम न्यायालय, जबकि राज्य की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214 बोलता है। अब हमारे देश में कुल राज्य कितने हैं? हमारे देश में कुल राज्य हैं वर्तमान में 28 तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि पहले 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख, इन दोनों को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ है। दैट मीन्स टोटल हो गए 37। तो जब 37 है टोटल, तो इसका मतलब 37 उच्च न्यायालय होने चाहिए, जबकि है 25। ठीक है, बिल्कुल सही है कि भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 है। तो देखिए कारण आर क्या बोलता है, हमारे संविधान में 2 या अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय का भी प्रावधान है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ टोटल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर होते हैं 37, जबकि उच्च न्यायालय है 25। तो यहां हम बात करें तो 2 या अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय का प्रावधान भी किया गया है। देखिए ऐसा कहां कहां है, तो इसकी हम बात करें। हमारे यहां महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वो मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में, और इस मुंबई उच्च न्यायालय से संबंध है गोवा का उच्च न्यायालय, दमन और दीव का उच्च न्यायालय, दादरा नागर हवेली का उच्च न्यायालय। दादरा नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, ये तीनों के तीनों, जो गोवा राज्य है, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, दादरा नागर हवेली केंद्र, इनके उच्च न्यायालय जो है वो भी मुंबई उच्च न्यायालय ही और के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। इस प्रकार मुंबई उच्च न्यायालय में 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य, इन 4 का उच्च न्यायालय हो गया मुंबई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, जहां से 2 उच्च न्यायालय संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय हैदराबाद और तेलंगाना का उच्च न्यायालय भी हैदराबाद। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 2 अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय भी संबंध रखते हैं। हरियाणा तथा पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़, और हरियाणा तथा पंजाब का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ एक स्वयं भी केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 3 हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल का उच्च न्यायालय है कोलकाता, जो कि अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम तथा नागालैंड, इन 4 स्टेट्स का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। इसी प्रकार केरल तथा लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है कोची। तमिलनाडु तथा पुडुचेरी का उच्च न्यायालय है मद्रास में। इस प्रकार कारण आर बिल्कुल सही है, हमारे संविधान में 2 अथवा अधिक राज्यों हेतु एक ही उच्च न्यायालय का भी प्रावधान है। इस प्रकार कथन और कारण बिल्कुल सही है, और कारण जो है वो कथन एक ही स्पष्ट व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। तो कूट में देखें तो कूट क्या बोलता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कूट संख्या क्या है हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया क्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि जीएस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्वनि, जीएस जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य विज्ञान का। ध्वनि यानी कि साउंड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इनमें से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ध्वनि के संदर्भ में और इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है उसका चयन हमें करना है। ऑप्शन क्या बोलता है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग कहलाती है जिसका सर्वाधिक संचरण ठोस माध्यम में होता है। ठीक है, ख बोलता है ध्वनि से तेज गति सुपरसोनिक गति के नाम से जानी जाती है। ग बोलता है निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। घ बोलता है मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनने की क्षमता रखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें ऑप्शन क्या की, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग कहलाती है। बिल्कुल सही है, ध्वनि जो है साउंड, उसको एक यांत्रिक तरंग इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रे बोल के इसको यांत्रिक तरंग बोल के इसको संबोधित करते हैं। यानी कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग कहलाती है। बिल्कुल सही, जिसका सर्वाधिक संचरण, देखिए ध्वनि के संचरण के 3 माध्यम हैं, ठोस, द्रव्य
तथा गैस, इन तीनों माध्यम में और ध्वनि का संचरण होता है, लेकिन सर्वाधिक संचरण जो है वो ठोस माध्यम में होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन क यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग कहलाती है जिसका सर्वाधिक संचरण ठोस माध्यम में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। ख, ध्वनि से तेज गति सुपरसोनिक गति के नाम से जानी जाती है। देखिए सही बात है, ध्वनि से तेज स्पीड जो होगी, ध्वनि की स्पीड और उससे तेज स्पीड, उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक गति। तो इस प्रकार ऑप्शन ख भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ग क्या बोलता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। बिल्कुल सही है, ध्वनि के संचरण के लिए तीन ही माध्यम बताए गए हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। निर्वात किसको बोलते हैं, एक खोखला, जहां बिल्कुल वायु अथवा जैसे कभी कभी क्या है ब्लास्ट होता है, बहुत तेज ब्लास्ट होता है तो हमारे कान बिल्कुल कुछ सुन नहीं पाते हैं, एकदम सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल, उस कंडीशन को हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, यानी कि उस वक्त हमारे कान कुछ नहीं सुन पाते हैं, तो निर्वात जो है वो ध्वनि का संचरण। तो ऑप्शन ग भी बिल्कुल राइट है, यानी कि निर्वात में भी ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ऑप्शन घ क्या बोलता है, मनुष्य के कान, मनुष्य की श्रव्य क्षमता, सुनने की जो क्षमता है, श्रव्य क्षमता, वो कितनी होती है, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन घ भी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, यानी कि मनुष्य की कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन घ, यानी कि चारों के चारों विकल्प बिल्कुल सही है। तो देखिए कूट में इसका आंसर ढूंढे, तो कूट क क्या बोलता है, चारों ही विकल्प सही है, यानी कि कूट क जो यहाँ पे क, कूट क हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि चारों ही विकल्प बिल्कुल सही है। क्लियर। इस प्रकार हमने डिस्कस किए क्विज 7 में, और क्विज 6 के बचे हुए 5 क्वेश्चंस आगे हम इसके बाद में क्विज 8 में और अन्य 5 प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।